आज ये हमारा लेसन नंबर 7 है। हमारा जो कोर्स लाइफ इन द यूके टेस्ट का हमने स्टार्ट किया हुआ है वो स्टडी गाइड 2026 एडिशन से जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये उस बुक से कंप्लीट कोर्स है। ये उस बुक का इंट्रोडक्शन है। 2006 एडिशन, ये उसका इमेज आप देख सकते हैं। लाइफ इन द यूके टेस्ट स्टडी गाइड इसको कहते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस बुक के बारे में वो ये है कि इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, 7 और 8 ये टेस्ट में शामिल नहीं होते, मींस इनमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये 5 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको तैयारी भी करनी है और इसी में से आपको टेस्ट भी आएगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियोस देखें, क्योंकि इस एक कंटिन्यूटी है और इस कंटिन्यूटी के साथ ही हम आगे चल सकते हैं। क्योंकि मैं पेज 1 से आपको पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह एक साइड पे आपको पेज नंबर दिखा रहा हूँ और दूसरी साइड पे उस पेज का इमेज होता है जहाँ से मैं आपको टीच करता हूँ। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप ले लें, परचेज़ कर लें या फिर आप लाइब्रेरी से भी ले लें। अगर उसका फ़ायदा ये होगा कि जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं अंडरलाइन हाईलाइट करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो वो आप भी साथ साथ कर सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं और आप लेना भी नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये देखें कि मैं आपको इस वीडियोज़ में वो किताब सामने दिखा भी रहा हूँ और उनको अंडरलाइन करके आपको सारी चीज़ समझा रहा होता हूँ। तो आज का हमारा लेसन जो है वो स्टार्ट होगा मिडल एजेस से। ये मिडल एजेस किसको कहते हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग द मिडल एजेस और द मिडिवल पीरियड्स spans 1,000 years from the end of the Roman Empire AD 476 until 1485. However, the focus here is the period after the Norman conquest. So basically ये जैसे कि मैं आपको सिंपली से बताता हूँ कि 1066 से लेकर नॉर्मन कन्क्वेस्ट से लेकर 1485 ये इस पीरियड को बेसिकली हमने कवर करना है और इस पीरियड में क्या हुआ वो सारा हमने देखना है। तो इस पीरियड में ये पैराग्राफ के यहाँ से आते हैं जहाँ से लिखा हुआ है कि इन 1284 King Edward I of England introduced the Statute of Rhuddlan which annexed Wales to the Crown of England. इसमें यह हुआ कि इंग्लैंड ने मुख्तलिफ जगहों पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। 1284 में किंग एडवर्ड जो था, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये वाली लाइन, इंग्लैंड का, उसने एक कानून जारी किया जिसको स्टैट्यूट ऑफ रडलन कहते हैं और इसके मुताबिक क्या किया कि वेल्स को इंग्लैंड के साथ जोड़ दिया, यानी कि उसने कहा कि अब वेल्स भी इंग्लैंड का हिस्सा है। Huge castles including Conwy Castle and Carnarvon castles were built to maintain this power. तो फिर जहाँ पे आदमी कब्ज़ा करता है तो वहाँ पे ये लोग पहले किले बनाते थे और उन किलों के अंदर फिर ये होता था कि लोगों को फौज रखी जाती थी ताकि वहाँ पे कब्ज़ा किया जा सके, लोगों को डराया धमकाया जा सके। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि 1284 में किंग ने क्या किया। फिर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कानून था जिसके तहत वेल्स इंग्लैंड के साथ जुड़ गया। फिर ये भी सवाल होगा कि कौन से 2 कासल्स बनवाए थे किंग एडवर्ड ने जो कि आज वेल्स में है। ठीक है, तो ये आपको ये नाम याद रखने हैं। By the middle of the 15th century, last Welsh rebellions had been defeated and English laws and language were introduced. 15वीं सदी में जो वेल्स में आगे ज़ाहिर मुज़ामत हो रही थी, ज़ाहिर कोई नहीं चाहता कि उसके मुल्क पे आके कब्ज़ा किया जाए, तो वो सारी की सारी जो रेबेलियंस थी, बगावतें थी, वो कुचल दी गई और वहाँ पूरी तरह से इंग्लैंड का कब्ज़ा हो गया और फिर उनकी ज़बान भी वहाँ पे लगा दी गई, जारी कर दी गई। In Scotland, the English kings were less successful. In 1314, Scottish, led by Robert Bruce, defeated the English at the Battle of Bannockburn, and Scotland remained unconquered by the English. ये बहुत important question है। स्कॉटलैंड में भी इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की लेकिन वहाँ इनको कामयाबी नहीं हुई अच्छी। 1314 में ये हुआ कि रॉबर्ट ब्रूस का नाम आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर स्कॉटिश किंग था, उसने इंग्लैंड के किंग को बैटल ऑफ बनोकबर्न में शिकस्त दे दी और इस तरह स्कॉटलैंड के ऊपर कब्ज़ा ना हो सका। अब आपको इसके बारे में बहुत तरीके से सवाल आ सकता है। सवाल ये भी आ सकता है कि बैटल ऑफ बनोकबर्न कब हुई? 1314 में इसका जवाब होगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है
कि 1314 में कौन से स्कॉटिश किंग ने बैटल ऑफ पानाकमान में इंग्लिश किंग को डिफीट किया, तो उसका नाम होगा रॉबर्ट ब्रूस। तो या फिर ये भी हो सकता है कि 1314 में जिस किंग रॉबर्ट ब्रूस ने हमला करके इंग्लिश किंग को हराया वो किस कंट्री से था, तो स्कॉटलैंड से। ठीक है, तो ये आपने इस तरह चीज़ों को याद रखना है। आगे चल के हम ये पैराग्राफ में इस लाइन को पढ़ेंगे। बाय 1200 इंग्लिश रूल्ड एन एरिया आउट्स आयरलैंड एंड पेल। सो ये है ना कि इन द मिडल ऑफ बिगिनिंग ऑफ द एजेस आयरलैंड वाज इंडिपेंडेंट कंट्री। अब हमने पहले पढ़ा कि वेल्स पे कब्जा किया इंग्लिश ने, फिर हमने किया कि उन्होंने स्कॉटलैंड पे कोशिश की, और अब हम ये पढ़ रहे हैं कि वो आयरलैंड पे कैसे करेंगे। सो बाय 1200 इंग्लिश रूल्ड, इंग्लिश जो थे इंग्लिश किंग इंग्लैंड के, इन्होंने आयरलैंड के इर्द गिर्द एक जगह, इसका नाम पेल है, अराउंड डबलिन, उसको डबलिन के इर्द गिर्द उस पर कब्जा कर लिया। और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉर्ड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द आइलैंड एक्सेप्टेड द अथॉरिटी, और फिर वहाँ के लोगों ने इनकी कब्जे को मान भी लिया। ड्यूरिंग द मिडल एजेस इंग्लिश फोर्ट्स अ नंबर ऑफ वॉर्स अब्रॉड। फिर मिडल एजेस में ये भी हुआ कि मुल्क के अंदर के अलावा बाहर भी जंगें लगी। ओके, many knights took part in the crusades which and European Christians fought to control the Holy Land। तो फिर बहुत सारे, जैसे कि यूरोपियन क्रिश्चियन ने पैलेस्टाइन, होली लैंड पैलेस्टाइन को कहते हैं, उस पर कब्जा करने के लिए क्रूसेड्स लड़ी। क्रूसेड्स बेसिकली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के दरमियान में लड़ाई थी, तो इसमें न सिर्फ यूरोप बल्कि इंग्लैंड ने भी हिस्सा लिया, तो ये इस वजह से इनका भी जिक्र आ गया। उसके बाद इंग्लिश किंग्स फॉट अ लॉन्ग war with France called 100 Years War, even actually it lasted for 116 years। फिर ये हुआ कि इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ एक जंग लड़ी जिसको 100 Years War कहते हैं। हालांकि जंग 116 साल जारी रही, लेकिन उसको कहते हैं 100 Years War है। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 100 Years War कितने साल की थी, तो बहुत सारे लोग उसको 100 का क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि 100 ईयर्स है तो ज़ाहिर 100 ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 116 है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि 100 ईयर्स वॉर कौन से दो कंट्रीज़ के दरमियान हुई, तो ब्रिटेन और फ्रांस आपको याद रखना है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ 100 ईयर्स वॉर वाज बैटल ऑफ एजिनकोर्ट इन 1415 where King Henry V's vastly outnumbered English army defeated the French। तो ये जो 100 ईयर्स वॉर है, इसमें एक मार्का, एक बैटल बहुत मशहूर है जिसका नाम बैटल ऑफ एजिनकोर्ट है, 1415 में हुई। इसमें किंग हेनरी ने अपनी छोटी सी आर्मी, स्मॉल आर्मी के साथ फ्रांस के बहुत बड़ी आर्मी को शिकस्त दे दी, और जाहिर है फिर ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। द इंग्लिश लार्जली लेफ्ट फ्रांस इन 1450s। फिर 1450 तक इंग्लिश ने फ्रांस को भी छोड़ दिया। ओके, सो उसके बाद आता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जो है ये एक बीमारी का नाम है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि द नॉर्मन्स यूज्ड अ सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप नोन एज फ्यूडलिज्म। नॉर्मन्स ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था जिसको फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म का ये मतलब है कि द किंग गेव हिज लैंड टू लॉर्ड्स इन रिटर्न फॉर वॉर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि किंग जो है वो बड़े बड़े जिस तरह के लोग होते थे ना, जिनका असर और रसूख और इन्फ्लुएंस बहुत होता था, तो वो उनको कहते थे कि अगर कभी हमारी जंग हो गई तो आप अपनी लेट से जंग में हमें इतने बंदे प्रोवाइड करेंगे, अगर आप ये कर सकते हैं तो हम आपको बदले में इतनी जागीर दे देते हैं। जागीरदाराना निज़ाम है ना, तो ज़मीनें उनको दे दी जाती थी, वो खुश हो जाते थे। फिर जब जंग होती तो उन्हें कहते चलो भाई अपने 100 बंदे भेजो। तो इस तरह हर एक को से बंदे मंगवा के फिर उनकी पावर ज़्यादा हो जाती थी। ओके, तो अब हमने इस पहले पैराग्राफ को, ये जो ऊपर वाला है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। इन 1348 अ डिजीज प्रोबेबली फॉर्म ऑफ प्लेग केम टू ब्रिटेन। 1348 में बरतानिया में एक वबा, एक बीमारी जिसको प्लेग कह लें, वबा कह लें, फैल गई। दिस वाज नोन एज ब्लैक डेथ। इसका नाम था ब्लैक डेथ। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड डाइड इन सिमिलर प्रोपोर्शन इन स्कॉटलैंड एंड वेल्स। ये इतनी ख़तरनाक कोई वबा थी, बीमारी थी, कि इसमें इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों कंट्रीज़ की तकरीबन 1/3, 1/3 जो आबादी है वो मर गई। दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर्स टू स्ट्राइक ब्रिटेन। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी थी। Following the Black Death, the smaller population meant there was need to grow cereal crops. There were labor shortages and peasants began to demand higher wages.
ब्लैक डेथ में ये हुआ कि बहुत सारे लोग चूंकि मर गए, उस मरने की वजह से ये हुआ कि बंदों की कमी हो गई, अब लेबर शॉर्टेज हो गई, और जब लेबर शॉर्टेज हो गई तो फिर ज़ाहिर है जो जो बच गए थे लोग, उन्होंने बहुत हाई सैलरी डिमांड करना शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, आपको 2 बंदे चाहिए, 10 अप्लाई करते हैं, तो आप आराम से उनको कहते हैं कि भाई हम आपको 3 पाउंड पर आवर देंगे, 4 पाउंड, जिस तरह एक्सप्लॉयटेशन होती है। अगर उन्होंने ना की तो आप कहेंगे ठीक है जाएं, हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आपको 5 बंदे चाहिए, 3 नहीं अप्लाई किया है, ठीक है, और आप उनको कहेंगे 5 पाउंड पे पर आवर पे काम करेंगे, वो कहेंगे नहीं करते। अब आप ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उनको ना दिया तो वो भी चले जाएंगे, तो आपका तो काम रुक जाएगा ना। तो उनको तो आप 5 की बजाय 10 भी देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हैं ही 3 है, आपको 5 चाहिए, वो ये 3 भी चले जाएं तो फिर क्या हो। तो इस तरह क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे जो बच गए बीमारी से, उनको पैसा ज़्यादा कमाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, न्यू सोशल क्लासेस अपीयर्ड इंक्लूडिंग द ओनर्स ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। अच्छा, किंग ने लोगों को जागीरें देना शुरू कर दी, ऊपर से ब्लैक डेथ में लोग मर गए, और जो गरीब लोग थे उनको पैसे ज़्यादा मिलने शुरू हो गए, न्यू क्लासेस आ गई, एंड पीपल लेफ्ट द कंट्री साइड टू लिव इन टाउन्स। और फिर लोग टाउन्स में आना शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। तो इस तरह वो फैक्ट्री में जब काम करते हैं उनको अच्छा वाला पैसा मिलता, तो वो एक नई क्लास आ गई जिसका नाम है इन द टाउन्स ग्रोइंग वेल्थ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। पहले ये होता था या बहुत अमीर लोग होते थे, बहुत गरीब होते थे, अब ये गरीबों को जब ज़्यादा पैसा मिलना शुरू हो गया तो मिडिल क्लास बन गई, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। ओके, in Ireland the Black Death killed as many in Pale for a time, and they control for a time the area controlled by English became smaller. तो जो जिस जगह पे इंग्लिश का कब्जा था उधर ब्लैक डेथ में वहाँ पे भी तबाही आई। तो ये आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। लीगल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, अब ये वो दौर है मिडिल एजेस जिसमें एक ये भी बहुत बड़ी चेंज आई। इन द मिडिल एजेस पार्लियामेंट बिगेन टू डेवलप इन द इंस्टीट्यूशन इट इज़ टुडे। मिडिल एजेस में पार्लियामेंट का वजूद आया। पार्लियामेंट क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के सलाह मशवरे के साथ एक डिसीजन कानून बनाते हैं। ये मिडिल एजेस में हुआ। इससे पहले तो ये तो था ना कि किंग बस सारा कुछ होता था, किंग ने कह दिया ये कर दो वो कर दो, इसको मार दो उसको जिंदा रख दो, तो वो ही होता था। अब हुआ क्या कि देयर वर फ्यू फॉर्मल लिमिट्स टू द किंग्स पावर अंटिल 1215। 1215 तक किंग के पास बेपनाह ताकत होती थी। दैट ईयर किंग जॉन वाज फोर्स्ड बाय नोबलमैन टू एग्री टू ए number of demands. This was the Charter of Rights called Magna Carta, which means Great Charter. तो 1215 में जो नोबल्स होते हैं ना, नोबल का मतलब बड़े बड़े लोग जो किंग के आसपास होते हैं, उन्होंने किंग जॉन को मजबूर किया कि आप एक हमारे साथ मुआहदा तय करें, वरना हम आपको सारे बगावत कर देंगे, मिल के मार देंगे जो भी है। उसमें ये होगा कि आप भी अपने आप को कानून के नीचे लेके आएँ, कानून आप पे भी लागू होगा, और फिर सारे फैसले आप खुद ही नहीं करेंगे, हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो हमें भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए। तो उसको मजबूरन साइन करना पड़ा, और इस तरह उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मैग्ना कार्टा का मतलब है ग्रेट चार्टर, मीन्स बहुत बड़ा मुआहदा। द मैग्ना कार्टा एस्टेब्लिश्ड द आइडिया दैट इवन किंग वाज सब्जेक्ट टू द लॉ। मैग्ना कार्टा में ये बात सामने आई, या उसका लबाब ये था कि किंग भी कानून के नीचे होगा, एंड इट प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ नोबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्टेड किंग्स पावर। और इस तरह उसने नोबिलिटी यानी कि जो शरफा थे या जो उसके इर्द गिर्द लोग थे उनको भी राइट्स दिए, और किंग की ताकत को कम किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा कब हुआ, 1215 में। कौन से किंग को फोर्स किया गया, किंग जॉन को, और इसको ग्रेटर, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर चार्टर, ठीक है। In England, parliaments were called for the king to consult his nobles. अब मैग्ना कार्टा में ये हुआ कि पार्लियामेंट को बताया गया कि किंग को बताया गया कि आपने अब आप आज के बाद कोई भी फैसला आप करेंगे तो आप पार्लियामेंट से मशवरा करके करेंगे, खुद ही नहीं जो दिल आया तो कर ले। तो तभी तो उसको फोर्स किया ना, ताकि उस, वरना पहले तो ये होता था ना कि वो सारे ऑर्डर खुद ही इशू कर देते। पार्लियामेंट हो गई तो फिर इस वजह से the number in attending parliament increased and two separate houses, known houses, were established, the nobility, okay,
तो जब लोगों ने देखा कि अब उनकी आवाज़ भी सुनी जा सकती है, वो भी पार्लियामेंट में जा सकते हैं, तो इस तरह वो पॉपुलर हो गया ना। पहले तो किंग की मौजूदगी में कुछ भी नहीं हो सकता था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में आना शुरू हो गए, पार्लियामेंट के मेंबर बनना शुरू हो गए, तो वो इतना रश हो गया कि फिर पार्लियामेंट को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। एक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन बैठता था, हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन बैठता था, ये नेक्स्ट, ये कहानी सारी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे समझनी आसान नहीं है। नेक्स्ट पेज जब हम जाएंगे तो एक चार्ट की सूरत में हमें नजर आएगी, तो ये बहुत आसान है। पहले लेकिन स्कॉटलैंड का भी पढ़ लेते हैं। अ सिमिलर पार्लियामेंट डेवलप्ड इनटू स्कॉटलैंड एंड इट हैड 3 हाउसेस, स्टेट्स, द लॉर्ड्स, और उनको हाउसेस नहीं कहा जाता, स्टेट्स कहा जाता था, लॉर्ड्स, कॉमन्स एंड क्लर्जी। क्लर्जी कहते हैं मजहबी ग्रुप। अब आप समझें कि जिस वक्त इंग्लैंड में पार्लियामेंट बनी, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसी टाइम पे तकरीबन स्कॉटलैंड में भी पार्लियामेंट बनी, लेकिन स्कॉटलैंड में उसके 3 हाउसेस होते थे और उनको स्टेट कहते थे, लॉर्ड्स, कॉमन्स एंड क्लर्जी। अब ये वाला इंग्लैंड का पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बता रहा है कि किस हाउस में कौन बैठता था, और ये स्कॉटलैंड का, ठीक है। सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस ज़माने में नोबिलिटी यानी बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े लोग, ग्रेट लैंड ओनर्स, बड़े बड़े जागीरदार, और बिशप्स। बिशप्स का मतलब होता है कि जो चर्च के प्रीस्ट, पादरी, बड़े बड़े मजहबी रिलीजियस लीडर्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में नाइट्स यानी स्मॉल लैंड ओनर्स या वेल्थी पीपल होते थे, जो टाउन एंड सिटीज में जिस तरह कॉमन पीपल आजकल है। लेकिन स्कॉटलैंड में ये हुआ कि उन्होंने लॉर्ड्स के अंदर क्लर्जी, बिशप को, जो मजहबी थे ना, उनके लिए एक अलग से ग्रुप कायम कर दिया हाउस, ताकि वो अलग ही रहें। और फिर उनका भी लॉर्ड्स था, उनका भी कॉमन्स था, उनके लॉर्ड्स में भी बड़े लोग थे, उनके कॉमन्स में भी स्मॉल लैंड ओनर्स या वेल्थी पीपल थे, लेकिन उन्होंने क्लर्जी को लॉर्ड्स में नहीं रखा, उसके लिए सेपरेट एक ग्रुप बनाया, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लीगल सिस्टम। तो ये वो टाइम था जब कानून भी बनना शुरू हुए, ठीक है। द प्रिंसिपल दैट जजेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट बिगेन टू बी एस्टेब्लिश्ड, और जजेस को इंडिपेंडेंट हो गए, वो गवर्नमेंट के नीचे नहीं होते थे। इन इंग्लैंड जजेस डेवलप्ड द कॉमन लॉ बाय अ प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंस दैट इज फॉलोड बाय प्रीवियस डिसीजंस। मैं आपको इसको समझाता हूँ। इंग्लैंड में जो कानून बना वो प्रेसिडेंस वाला कानून, प्रीवियस डिसीजंस, कॉमन लॉ उसको कहते हैं, एंड इसको प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंस के ऊपर फैसले होने लगे। कैसे, वो मैं बताता हूँ। इन स्कॉटलैंड द लीगल सिस्टम डेवलप्ड स्लाइटली डिफरेंट एंड द लॉज वर कोडिफाइड, मीन्स रिटन, जबकि स्कॉटलैंड में कानून लिखा गया। अब इंग्लैंड में कानून लिखा नहीं गया, जबकि स्कॉटलैंड में कानून लिखा गया, ठीक है। जो भी फैसला करना है किसी ने, लेट से कोई केस जाता है, तो स्कॉटलैंड में अगर आप हैं तो कानून लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ के उसका फैसला सुना दें। जबकि इंग्लैंड में प्रेसिडेंट्स का, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आदमी ने चोरी की, आज उसको जज ने 5 साल कैद कर दी, 1000 पाउंड जुर्माना कर दिया, ठीक है। उसने ख़ास किस्म की चोरी की थी, ठीक है। 4 साल बाद, 3 साल बाद फिर एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। अब लिखा हुआ कानून कोई नहीं है कि चोरी के सिलसिले में, तो फिर जज क्या करेगा, वो ये देखेगा कि पीछे तारीख में या पीछे कोई ऐसा वाक़या है, तो वो देखेगा हाँ जी 4 साल पहले एक चोरी पर एक जज ने 5 साल कैद और 1000 जुर्माना किया था, तो ये जज भी उसी फैसले को देखकर उसी तरह का फैसला कर देगा, ठीक है। इसको प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं। तो अब इसमें एक और चीज़ भी मिडिल एजेस में हुई, अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, यानी कि एक यूनिक किस्म की शनाख्त बरतानिया की सामने आई। द मिडिल एजेस सॉ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कल्चर एंड आइडेंटिटी, ओके। इसमें नेशनल कल्चर डेवलप, कल्चर मीन उसमें ज़बान, लिबास, आपके ट्रेडिशंस। आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट द किंग एंड हिज नोबलमेन हैड स्पोकन नॉर्मन फ्रेंच, द पेसेंट्स हैड कंट्रीब्यूटेड स्पीक एंग्लो सैक्सन। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी जो फ्रेंच किंग आया था और उसने यहाँ पे कब्जा किया था 1066 में, जो जाहिर है उसके साथ के जो लोग थे वो भी सारे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और जो यहाँ के लोग थे वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। तो इन दोनों ज़बानों ने जब मिली तो मिल के एक नई ज़बान बनी जिसको इंग्लिश कहते हैं। तो उस इंग्लिश में फ्रेंच के लफ्ज़ भी हैं, उसमें एंग्लो सैक्सन्स के भी हैं। तो अभी हमने यहाँ पे यही पढ़ना है। सम वर्ड्स इन मॉडर्न इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल पार्क एंड ब्यूटी, आर बेस्ड इन नॉर्मन फ्रेंच। तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो आजकल
इंग्लिश में जैसे पार्क होगा, ब्यूटी हो गया, ये नॉर्मन फ्रेंच से हैं, जबकि अदर्स लाइक एप्पल, काउ एंड समर आर बेस्ड इन एंग्लो सैक्सन वर्ड्स। और ये जो एप्पल, काउ और समर है ये एंग्लो सैक्सन वर्ड्स हैं। इस पे आपको एक सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल आएगा कि ब्यूटी और पार्क किस ज़बान के वर्ड्स हैं, या फिर आएगा कि इन चार में से ऑप्शंस चूज़ करें, दो ऑप्शंस चूज़ करें जो कि एंग्लो सैक्सन वर्ड्स हैं या फ्रेंच वर्ड्स हैं, तो फिर आपको उसका चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ। अब हमेशा की तरह अब आपका होमवर्क ये है कि आप यहाँ पे स्लाइड को रोकेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और इन क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं। आपके पास एक नोटबुक होगी, आप सवाल यहाँ से पढ़ के नोटबुक में उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर बेशक आप 2 वर्ड्स में, 4 वर्ड्स में लिख लें, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए कि आज आपने जो सीखा है वो आपको जहन में है नहीं है। फिर आप जब सारे आंसर कर लेंगे, फिर किताब अगर आपने मेरे साथ साथ अंडरलाइन चीज़ें की हैं, जाके उन जगहों से देखें, वो जो आज पेजेस पढ़ें उनको दोबारा कंसल्ट करें कि वो आपने सही आंसर किए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो में पीछे जाएं, देखें मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर आप अपने आप को इस तरह चेक करें कि आपकी क्या स्कोर क्या है। तो इस तरह आपकी तैयारी होगी और फिर आपको टेस्ट पास करने में आसानी होगी, ठीक है। सो आज का लेसन यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर अगले लेसन में बात करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाय।